सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं इसके विषय में। पाठ 3 शब्द विचार। आप जान चुके हैं कि वर्ण भाषा की प्रथम एवं मूल इकाई है, लेकिन शब्द भाषा की दूसरी और प्रमुख इकाई है। शब्दों से ही वाक्य और वाक्यों से भाषा की रचना होती है। जैसे म जमा क जमा ल बराबर मकल, र जमा अ जमा ज जमा ग र अ ज ग। तो हम क्या जान चुके हैं, हमने अभी पहले पाठ में पढ़ा था वर्ण विचार के बारे में कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, प्रथम इकाई होती है, मूल इकाई होती है। और लेकिन भाषा की जो प्रमुख दूसरी इकाई है, ठीक है, दूसरे नंबर की जो इकाई है वो होती है शब्द। क्योंकि वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य हम बनाते हैं और तभी किसी भाषा की रचना होती है। तो अब जानते हैं हम कि शब्दों की रचना किस प्रकार से हम करते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने म जमा क जमा ला इनको जोड़ा तो मक्कल, र जमा आ जमा ज जमा ग इनको जोड़ा रजग। तो हमने क्या देखा, आपने देखा कि ऊपर दिए वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये वर्ण समूह शब्द नहीं कहे जा सकते। इन वर्णों को निम्न प्रकार लिखते हैं। क जमा म जमा ल कमल, अ जमा ज जमा ग जमा र अजगर। अब इनके अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, अतः ये शब्द हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम वर्णों को सही से क्रम में नहीं रख रहे तो उस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो अगर इस प्रकार के वर्णों का जो समूह होगा तो हम उसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम वर्णों को सही क्रम में व्यवस्थित कर दे, जैसे हमने क जमा म जमा ल लिखा और बन गया कमल, आ जमा ज जमा ग जमा र लिखा बन गया अजगर, तो और इनका हमें कोई अर्थ भी मिल रहा है, हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो ये शब्द कहलाएंगे। क्योंकि हम ऐसे वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। शब्द बनने के लिए वर्णों का सार्थक होना जरूरी है, अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखा जाना जरूरी है। वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखने पर ही सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है, निरर्थक का नहीं। निरर्थक ध्वनियों अथवा शब्दों के द्वारा हम कोई बात नहीं समझा सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण या वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि अगर हम वर्णों को निश्चित क्रम में रखेंगे तभी वो शब्द होगा, और अगर हम निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे और उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वो शब्द नहीं होगा। और व्याकरण में केवल हम सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि निरर्थक शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता। कभी कभी निरर्थक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसके साथ सार्थक शब्द भी आते हैं। अब हम इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं शब्द की, वो है वर्ण या वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों को सही क्रम में रखना होना जरूरी है, साथ ही साथ उनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। शब्द और पद में अंतर। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वह लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेता है। ऐसी स्थिति में वह शब्द न रहकर पद कहलाता है। जैसे अभी, खाना, ये दोनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द न रहकर पद बन जाएंगे। जैसे अभी खाना खाता है। अतः हम कह सकते हैं शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं कि सार्थक वर्ण हमने समझा, सार्थक वर्णों का जो समूह है वो शब्द कहलाएगा, लेकिन अगर हम शब्दों का वाक्य के अंदर प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। क्योंकि वाक्य में प्रयोग होते ही शब्द बहुत सारे व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, उस पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव पड़ने लगता है, इसीलिए हम उसे व्याकरण में पद कहने लगते हैं। जैसे उदाहरण है अभी, खाना, ये दोनों शब्द हैं, लेकिन अगर हम इनका वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, जैसे अभी खाना खाता है, तो ये दोनों शब्द पद की श्रेणी में आएंगे। तो हमारी जो पद की परिभाषा हो जाएगी, शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य के रूप में प्रयुक्त होता है तो वे पद कहलाते हैं। नेक्स्ट है शब्दों का वर्गीकरण।
हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के हजारों शब्द घुल मिल गए हैं। भाषा में शब्द कहाँ से आते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से हुई आदि के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारी हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है। हमें पता नहीं कि कितनी भाषाओं से बहुत सारे शब्द आकर हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। तो ये शब्द कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इनकी रचना किस प्रकार से हुई और इनके अर्थ क्या क्या हैं, इसके हिसाब से हम शब्दों को 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो जो पहला है वो होता है स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पर, स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तो 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए ऐसे अनेक शब्द जो अपने मूल रूप संस्कृत में ही हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, दधी, ग्राम, कर्ण, क्षेत्र आदि। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन हिंदी भाषा में भी उनको मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है दुग्ध, दधी, ग्राम और कर्ण, क्षेत्र आदि। तद्भव वो शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे दूध, दही, गांव, कान, खेत आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हमने रूप बदल दिया है, लेकिन वो है संस्कृत भाषा के शब्द और वो अपने रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आए हैं, इसलिए उन्हें तद्भव कहा जाता है। वो है दूध, दही, गांव, कान, खेत आदि। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि कौन से शब्द तत्सम है और किस प्रकार से उनका रूप बदलकर वो तद्भव बने हैं। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं एक बार। सबसे पहले लक्ष्य, लाख, वार्ता, बात, दुग्ध, दूध, नृत्य, नाच, नासिका, नाक, श्रृंगार, सिंगार, कर्पूर, कपूर, ध्रुम, धुआं, मुक्ता, मोती, श्वेत, सफेद, कर्ण, कान। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो ये 2 कॉलम है, पहले में तत्सम लिखा है और दूसरे में तद्भव लिखा है। तो तत्सम यानी कि उनका संस्कृत वाला रूप, और वैसे ही हमने उन्हें हिंदी में स्वीकार किया है, और तद्भव उनका बदला हुआ रूप। तो ऐसे ये तीनों कॉलम में इसी प्रकार से दिए हुए हैं, तत्सम और तद्भव। अगले में पढ़ लेते हैं घृत, घी, दंत, दांत, निंद्रा, नींद, स्नेह, नेह, मस्तक, माथा, सूत्र, सूत, कार्य, काम, आम्र, आम, सप्त, सात, हस्ती, हाथी, भ्रातृ, भाई, जिह्वा, जीभ, मस्तक, माथा, ओष्ठ, होठ, हस्त, हाथ, चर्म, चमड़ी, गृह, घर, ग्राम, गांव, कुंभकार, कुम्हार, नव, नौ, अंधकार, अंधेरा, वधु, बहु। तो ये थे तत्सम और तद्भव शब्द। अब आगे पढ़ लेते हैं देशज शब्द। देश जमा ज अर्थात देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में मिल गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बिटिया, लुटिया, पगड़ी, झुग्गी, पेट, लाल, झोला, रोटी आदि। तो देशज का अर्थ होता है हमारे देश में उत्पन्न हुए शब्द। तो जो शब्द हमारे देश में जो विभिन्न प्रांत हैं, वहां पर बहुत सारी जातियां रहती हैं, ठीक है, उनकी बोलियों से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं और वो मिल गए हैं वो हैं देशज शब्द। बिटिया, लुटिया, पगड़ी, झुक्की, पेट ये सारे इसके उदाहरण हैं। विदेशी शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी शब्द भंडार में आकर घुल मिल गए हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी में किया जाने लगा है। कैसे? तो बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं, उनके बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में आकर मिल गए हैं। अब इनका प्रयोग हिंदी में होता है। तो ये शब्द हैं कौन कौन से? ये हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, पुर्तगाली भाषा के शब्द और तुर्की शब्द। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक।
अंग्रेजी शब्द कौन से? नर्स, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस, स्कूटर, टेलीविजन, नंबर, कॉपी, टिकट, कोर्ट, बैंक आदि। अरबी है नजर, खत, इलाज, महल, खबर, कुर्सी, हवा, जहाज, तूफान, औरत, वकील आदि। फारसी है खून, जमींदार, लाश, बीमार, सब्जी, दरवाजा, जादू, आजादी, कागज, रुमाल, बदनाम आदि। फिर पुर्तगाली शब्द है संतरा, तौलिया, अलमारी, आलपिन, कप्तान, तंबाकू, तिजोरी, बाल्टी, चाबी, साबुन आदि। तुर्की है कारतूस, बीवी, चर्चक, कुली, चम्मच, कैंची आदि। नेक्स्ट पढ़ते हैं संकर शब्द। ये हैं शब्द, वो शब्द हैं जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों की मेल से बनते हैं, वे संकर शब्द हैं। जैसे लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का शब्द है, जमा चार्ज अंग्रेजी का शब्द है। सील बंद, सील अंग्रेजी का शब्द है, जमा बंद फारसी का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का शब्द है, जमा गांठ हिंदी का शब्द है। फलदार, फल हिंदी का शब्द है, जमा दार फारसी का शब्द है। तो संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के विभिन्न शब्दों के प्रयोग से बनते हैं, यानी कि हम दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को आपस में मिला दें तो इस शब्द की रचना होगी। उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं, लाठीचार्ज, सीलबंद, वर्षगांठ और फलदार। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, कमल, पुस्तक, लड़का, दिन, पानी आदि। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है और इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, सार्थक खंड यानी कि ऐसे टुकड़े जिनके हर टुकड़े का अलग अलग अर्थ हो, ऐसे हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। और इनके उदाहरण होते हैं घर, अगर हम घर शब्द के टुकड़े करें तो घ और जमा रा, तो ना तो घ का कोई अर्थ निकलता है और ना ही रा का कोई अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही कमल, पुस्तक, लड़का, दिन और पानी, ये रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। यौगिक शब्द, दो अथवा दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से मिलने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। या तो हम दो शब्दों को मिला दें या फिर दो शब्दांशों को मिलाकर जब हम रचना करेंगे तो जो शब्द बनेगा वो होगा यौगिक शब्द। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों शब्द ही हों, शब्दांश भी हो सकते हैं। शब्दांश यानी कि शब्दों के कुछ अंश, कुछ टुकड़े। जैसे उदाहरण है सेनापति, सेना जमा पति, नभचर, नभ जमा चर, पाठशाला, पाठ जमा शाला, सभापति, सभा जमा पति, शिवालय, शिव जमा आलय, रसोई घर, रसोई जमा घर। तो हम इन सारे शब्दों में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दो शब्दों या फिर शब्दांशों को मिलाकर शब्द की रचना की गई है। यौगिक शब्द के योग रूढ़, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंख जमा ज अर्थात पंख, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कमल, एक दंत, एक जमा दंत अर्थात एक दांत वाला। गणेश। तो योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं लेकिन ये अपना अर्थ ना देकर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि जो शब्दों का अर्थ निकलेगा वो इसका अर्थ नहीं होगा, ये किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे होंगे। तो उदाहरण में हमने पढ़ा पंख जमा ज, तो पंख, पंख का अर्थ होता है कीचड़, जा का अर्थ होता है जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला इसका अर्थ बना। लेकिन ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है हमेशा। पंकज का अर्थ हम क्या लगाते हैं? कमल। ऐसे ही एक दंत, एक जमा दंत अर्थात एक दांत वाला, लेकिन हम इसका अर्थ हमेशा एक दंत से लगाते हैं। गणेश, इन्हें किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्या आप जानते हैं, ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है।
तो जो इन शब्दों का जो हम योग रूढ़ शब्दों का जब भी प्रयोग करेंगे तो ऐसे विशेष प्राणी व्यक्ति वस्तु के लिए ही करेंगे जिनके लिए ये शब्द बनाए गए हैं, और इन शब्दों का ज्यादातर हम प्रयोग बहुव्रीहि समास के अंतर्गत करते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्दों के जो भेद हैं दो हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, कलम, विद्यालय, घर, पानी, रात, अहिंसा, आंदोलन, त्याग आदि। यानी कि जिस शब्द का अर्थ है वो अपने अर्थ के साथ है वो है सार्थक शब्द। ठीक है, और उदाहरण हो गए पुस्तक, कलम, विद्यालय, घर, पानी आदि। और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक है। जब कोई अर्थ ही नहीं है इसलिए तो वो निरर्थक है, बेकार है, वो बिना अर्थ वाले शब्द है, जैसे रोटी बोटी, पानी वानी, रात बिरात, त्याग व्याग आदि। यहाँ बोटी वानी बिरात व्याग आदि का आदि निरर्थक शब्द हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तो रोटी के साथ बोटी लगाया, पानी के साथ वानी लगाया, तो बोटी और जो पानी है वो निरर्थक शब्द है। तो निरर्थक शब्दों का बस इतना का प्रयोग है कि वो कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग कर लिए जाते हैं, और वो भी केवल भाषा की सुंदरता को बनाने के लिए। क्या आप जानते हैं व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं किया जाता। नेक्स्ट आता है प्रयोग के आधार पर। अब हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों को जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यानी कि दो हैं भेद। नंबर 1 होता है विकारी और नंबर 2 होता है अविकारी। तो विकारी शब्द पढ़ते हैं, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके रूप परिवर्तनशील होते हैं, जैसे यानी कि जिन ऐसे शब्द विकारी शब्द होंगे जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाएगा। लिंग का प्रभाव पड़ेगा, वचन का प्रभाव पड़ेगा, कारक का प्रभाव पड़ेगा या फिर काल का प्रभाव पड़ेगा, तो इनके रूप बदल जाएंगे। और ये 4 होते हैं, संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया होती है। इनके रूप बदल जाते हैं। विकार यानी कि परिवर्तन, इनमें परिवर्तन आ जाता है। और संज्ञा, अब हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ लेते हैं। संज्ञा, जैसे संज्ञा में लड़का, लड़के, लड़कों, अगर लिंग, वचन, कारक इनका प्रभाव पड़ा तो ये ऐसे तो संज्ञा के रूप बदल जाएंगे। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकों, बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम में वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने। विशेषण में मोटा, मोटी, मोटे, ऊंचा, ऊंची, ऊंचे, लंबा, लंबी, लंबे। क्रिया में पीता, पीती, पीते, आता, आते, आएंगे, गया, गए, जाएंगे। ठीक है, विशेष इनके विषय में आप अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें यही समझ में आ रहा है कि अगर लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, वचन का प्रभाव पड़ रहा है, कारक का प्रभाव पड़ रहा है और क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो इनमें, इन चारों में परिवर्तन आता है, इसलिए विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनके ऊपर लिंग, वचन, क्रिया और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो अविकारी शब्द विकारी शब्द के ठीक विपरीत होते हैं, इन पर लिंग, वचन, कारक और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इनके भी 4 रूप हैं, वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनको अव्यय भी कहा जाता है। अब हम उदाहरणों के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में अचानक, प्रतिदिन, धीरे धीरे, बाहर, भीतर, जल्दी आदि। तो ये समान रहते हैं, चाहे हम लिंग बदल दें, चाहे हम वचन को बदल दें, चाहे हम कारक को बदल दें और चाहे हम क्रिया को बदल दें। ऐसे ही होता है संबंध बोधक में, समुच्चय बोधक में और विस्मय आदि बोधक में। संबंध बोधक के आगे, के निकट, से पहले, के उपरांत। समुच्चय बोधक अथवा, किंतु, परंतु, और, लेकिन, अतएव, अन्यथा, ताकि आदि। विस्मय आदि बोधक में धन्य, ओहो, अरे, वह, क्या, शाबाश आदि। तो इनके बारे में भी हम आगे आने वाले जो हमारे बहुत सारे अध्याय हैं उनमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है, अब बताइए, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न में
4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए कर लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द, वाक्य, शब्दमाला, वर्णमाला। तो हमने पाठ में पढ़ा है वर्णों का जो सार्थक मेल है वो कहलाता है शब्द। ए विकल्प सही है तो ए विकल्प वाला गोले को रंगेंगे। नेक्स्ट है, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, यौगिक, देशज, संकर। तो ये कहलाते हैं संकर शब्द और ये है हमारा डी विकल्प। तो डी विकल्प पे लगाएंगे। नेक्स्ट है, दो मूल शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, अविकारी शब्द। तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। सी विकल्प सही है, सी विकल्प पर लगाते हैं। इनमें अविकारी शब्द हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये सभी अविकारी, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द होते हैं और ये सभी अविकारी शब्द है। तो डी विकल्प हमारा सही है। ये सभी लगाएंगे डी विकल्प पर। तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें तत्सम रूप लिख रहे हैं। तत्सम यानी कि जो संस्कृत से अपने मूल रूप में आए हैं। तो चलिए कर लेते हैं। सफेद, सफेद का क्या हो जाएगा? सबसे पहले सफेद को हम कहेंगे श्वेत। नेक्स्ट है श्रृंगार, श्रृंगार ऐसे बन जाएगा ये। घर, गृह। दूध, दूध को दुग्ध। मोती, मुक्ता। कुम्हार, कुम्हार हो जाएगा कुंभकार, कुंभकार, कुम्हार। नेक्स्ट है तद्भव रूप लिखिए। तद्भव यानी कि संस्कृत भाषा के शब्द है लेकिन में हमने कुछ परिवर्तन किया और हिंदी में प्रयोग किया है। तो चलिए इनको भी कर लेते हैं। घृत यानी कि घी, दुग्ध यानी कि दूध, सूत्र, सूत, कार्यकाम, सप्त, सात और नव, नौ। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन किया। हमने जाना शब्दों के बारे में कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उनकी रचना किस प्रकार से होती है और वास्तव में शब्द क्या होते हैं और जब हम उनका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो वो बन जा रहे हैं पद। तो हमने शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक इस अध्याय में जाना। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, उच्चारण के साथ अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।